electrolytes. What are the fluid and electrolytes? So first we will discuss about electrolytes. Electrolytes क्या होते हैं? Electrolytes ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि लिक्विड में डिसॉल्व होने के बाद या फिर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद आयोनाइज हो जाते हैं, आयंस में चेंज हो जाते हैं. आयंस क्या होते हैं उसके लिए हम समझेंगे एटम को. एटम क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का या किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस which is having all the properties of that substance. किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्ट जिसमें उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज होती है उसे हम बोलते हैं एटम. एटम के अंदर 3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है. तो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और पेरिफेरी के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. तो प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन की वजह से पेरिफेरी एरिया में, एटम के पेरिफेरी एरिया में नेगेटिव चार्ज होता है. सो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर्स बराबर होते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर्स जब इक्वल होते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है? एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है, एटम न्यूट्रल होता है. जब एटम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उस कंडीशन में क्या होता है? जब एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा. उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो एटम पे चार्ज आएगा वो आएगा पॉजिटिव चार्ज. इसे हम बोलते हैं कैट आयन. जब एटम एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, मींस इलेक्ट्रॉन के नंबर्स जब बढ़ जाते हैं तो एटम पे जो चार्ज आता है वो होता है एन आयन. पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसको बोलते हैं हम एन आयन. सो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? कैट आयंस और एन आयंस होते हैं जिन पे इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, आइदर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज. अब हम बात करेंगे फ्लूइड्स के बारे में. डिस्कस अबाउट बॉडी फ्लूइड्स. बॉडी फ्लूइड्स हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करते हैं और उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो सर्वाइव कर सके. एक एवरेज एडल्ट में बॉडी वेट का 60% बॉडी फ्लूइड होता है. इन्फेंट के अंदर बॉडी वेट का 80% होता है. ओल्डर एडल्ट के अंदर ये 55% होता है. इसका मतलब इन्फेंट और ओल्डर एडल्ट जो होते हैं वो फ्लूइड डिस्टर्बेंसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉन होते हैं या फिर ससेप्टिबल होते हैं. फ्लूइड्स, टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स. बॉडी के अंदर 2 टाइप के फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं बेसिकली. एक होता है इंट्रासेलुलर, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर. इंट्रासेलुलर का मतलब होता है सेल के अंदर, द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल. सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर. सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर. इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है वो 70% होता है. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 30% होता है. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड is further divided into three types. दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस. इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं. सो एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर 3 टाइप के फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है. इंटरस्टिशियल वो फ्लूइड जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होता है. इंट्रावेस्कुलर इसका मतलब होता है फ्लूइड इनसाइड द ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको इंट्रावेस्कुलर बोलते हैं. ट्रांससेलुलर, ट्रांससेलुलर के अंदर आता है CSF, आपका साइनोवियल जॉइंट्स, जो जॉइंट्स की कैविटी होती है, साइनोवियल जॉइंट्स, उनके अंदर जो फ्लूइड होता है साइनोवियल फ्लूइड. थर्ड वन इज आई वाटर, और हम कह सकते हैं
तो ये जो होता है वो ट्रांससेलुलर फ्लूइड होता है। सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट में आता है इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्वेंट में आता है वाटर। अब हम बात करेंगे कैसे ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स या फिर सॉल्यूशन एक बॉडी कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में मूवमेंट करते हैं या फिर शिफ्ट होते हैं। फर्स्ट होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, सॉल्यूट अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल ये साल्ट क्यूब है, ये ग्लास ऑफ वाटर है। जब हम ग्लास ऑफ वाटर में साल्ट क्यूब में डालते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, ये साल्ट क्यूब पूरे वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का अर्थ है सॉल्यूट का अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। जैसे सॉल्यूट यहाँ पे ज़्यादा है, इस कंडीशन इस जो ये एरिया है यहाँ पे सॉल्यूट जो ज़्यादा है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लो है या फिर नहीं है, तो सॉल्यूट अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। नेक्स्ट वन इज ऑस्मोसिस। नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, वाटर है यहाँ पे। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यहाँ दो सॉल्यूशन है, ए और बी। ए में क्या है, वाटर है, बी में है NaCl, वाटर प्लस NaCl। तो बी जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है। वाटर में क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट है, कोई सॉल्यूट नहीं है। बी में सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो क्या होगा, बी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जब वाटर का मूवमेंट ए से बी की तरफ हो रहा है, सॉल्यूशन ए से सॉल्यूशन बी की तरफ हो रहा है, मतलब लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है, उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेलेक्टिव सॉल्यूट्स को या फिर सॉल्वेंट को पास करने के लिए परमिशन देती है। जैसे कि यहाँ पे वाटर को पास होने के लिए परमिशन देगी लेकिन सॉल्यूट को नहीं देगी। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या होता है, सेलेक्टिव चीज़ें एक से दूसरे कंपार्टमेंट में ट्रांसफर हो पाती है या फिर एक से दूसरे जो चैम्बर्स हैं उनमें ट्रांसफर हो पाती है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का ए से बी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। यहाँ पे एक प्रेशर काम करता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द सॉल्यूशन। जहाँ पे सॉल्यूशन का वेट ज़्यादा होगा, हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होता है वो उतना ही ज़्यादा होगा। सो जो सॉल्यूशन है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करता है, उससे हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट इज ऑस्मोलैलिटी। ऑस्मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स या फिर सॉल्यूट्स। ऑस्मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स और सॉल्यूट्स इन द पर kg of
वाटर पर केजी ऑफ वाटर में ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स को हम बोलेंगे ऑस्मोलैरिटी। नॉर्मल बॉडी फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो होती है 275 से 295 मिली ऑस्मोल पर केजी। On the basis of osmolality, the solutions are of three types. Osmolality के अकॉर्डिंग तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट इज आइसोटोनिक, सेकेंड वन इज हाइपोटोनिक एंड थर्ड वन इज हाइपोटोनिक। ऐसे सॉल्यूशन या ऐसे फ्लूइड्स जिसकी ऑस्मोलैरिटी बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी के इक्वल होती है उसे हम बोलेंगे आइसोटोनिक। 275 to 295 मिली ऑस्मोल पर केजी। जिसकी ऑस्मोलैरिटी बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी के इक्वल होती है उसको बोलते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड्स, जैसे कि आयरन, NS, next one is hypotonic, ऐसे सॉल्यूशंस जिसकी ऑस्मोलैरिटी बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी से कम होती है उसे हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। लेस देन 275 मिली ऑस्मोल पर केजी। फॉर एग्जाम्पल 1/4 NS, third one is hypotonic, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस का मतलब होता है ऐसे सॉल्यूशंस या ऐसे फ्लूइड्स जिसकी ऑस्मोलैरिटी बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी से ज़्यादा होती है, या ऐसे जिसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होती है, उसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल DNS, फॉर एग्जांपल DNS 10% dextrose, 25% dextrose,